नमस्कार। इनलाइटन क्लासेस लेकर आया है आपके लिए फिर से एक वेरी इंपॉर्टेंट सिविक्स चैप्टर। जी नमस्कार। आज हम सिविक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है पावर शेयरिंग। हाँ, और ये अध्याय मैं कहूँगा सिर्फ एग्जाम के लिए ही नहीं बल्कि लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी की आत्मा को समझने के लिए भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, पावर शेयरिंग जिसका मतलब होता है सत्ता का बंटवारा। हम इस पूरे अध्याय में यही समझेंगे कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में शक्ति या पावर किसी एक व्यक्ति, एक संस्था या एक समूह के हाथ में क्यों नहीं होनी चाहिए। जी, और बोर्ड एग्जाम के नजरिए से तो ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस ये सब जरूर आते हैं। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। हम एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत आराम से और ढेर सारे उदाहरणों के साथ समझेंगे ताकि आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाए और आप एग्जाम में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आंसर लिख सकें। तो शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पावर शेयरिंग का मतलब क्या है। चलिए देखते हैं। इंट्रोडक्शन। Power sharing means the distribution of power among different organs, levels, and groups in a democracy so that no single authority becomes all-powerful and everyone gets a fair chance to participate in governance. अब इस डेफिनेशन को हम तोड़-तोड़ कर समझते हैं। पहला हिस्सा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स, लेवल्स एंड ग्रुप्स। हाँ, इसका मतलब है कि लोकतंत्र में पावर यानी सत्ता का बंटवारा सरकार के अलग अलग अंगों, स्तरों और समूहों के बीच होता है। बिल्कुल। अब एक एक करके इन तीनों को देखते हैं। सबसे पहले ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ये तीन होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अच्छा, लेजिस्लेचर यानी वो जो कानून बनाती है, जैसे हमारी संसद। एग्जीक्यूटिव जो उन कानूनों को लागू करती है, जैसे प्रधानमंत्री और उनके मंत्री। और जुडिशरी जो न्याय करती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स। यही है ना? एकदम सही। इनके बीच पावर इस तरह से बटी होती है ताकि कोई एक अंग मतलब तानाशाह ना बन जाए। हाँ। सब एक दूसरे पर नजर रखते हैं। और बोर्ड एग्जाम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहते हैं। अच्छा, हॉरिजॉन्टल मतलब एक ही लेवल पर। जी, ये एक माह का क्वेश्चन अक्सर आता है। ओके। दूसरा था लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पावर ऊपर से नीचे के लेवल्स पर भी बढ़ती है। जैसे सबसे ऊपर केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर उसके नीचे राज्य सरकारें, स्टेट गवर्नमेंट्स, और फिर सबसे नीचे स्थानीय सरकारें, लोकल गवर्नमेंट्स। जैसे हमारे यहाँ पंचायत और नगरपालिका होती है। एग्जैक्टली। इसे कहते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। और भारत यानी इंडिया इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है। और तीसरा था ग्रुप्स इन अ डेमोक्रेसी। हाँ, ये ग्रुप्स सामाजिक समूह हो सकते हैं, जैसे अलग अलग धर्म या भाषा बोलने वाले लोग। पावर शेयरिंग ये सुनिश्चित करता है यानी एंश्योर करता है कि किसी भी ग्रुप को ऐसा न लगे कि उन्हें देश में नजरअंदाज किया जा रहा है। तो मतलब सबको लगता है कि हमारी भी सुनी जा रही है। जी, और यही इस डेफिनेशन का आखिरी हिस्सा है। So that no single authority becomes all powerful and everyone gets a fair chance to participate in governance. ऐसा इसीलिए किया जाता है ताकि कोई एक संस्था या व्यक्ति बहुत ज्यादा शक्तिशाली ना हो जाए और देश के हर नागरिक को शासन में यानी गवर्नेंस में भाग लेने का बराबर और निष्पक्ष यानी फेयर मौका मिले। अब इसमें कुछ की कॉन्सेप्ट्स भी हैं, जैसे डेमोक्रेसी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, इक्वालिटी, पार्टिसिपेशन, स्टेबिलिटी। हाँ, ये इस चैप्टर के समझ लीजिए पिलर्स हैं। डेमोक्रेसी का मतलब ही है लोगों का शासन, और ये तभी आएगा जब पावर बंटी हुई हो। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का मतलब तो हम समझ ही गए, सत्ता का बंटवारा। इक्वालिटी यानी सबको बराबरी का दर्जा और मौका मिले। पार्टिसिपेशन यानी शासन में सबकी भागीदारी हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कैसे? देखिए, जब सबको शासन में हिस्सेदारी मिलती है तो देश में राजनीतिक स्थिरता यानी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहती है। लड़ाई झगड़े की संभावना कम हो जाती है। सही बात है। अब इस पर एक और स्टेटमेंट है, शेयरिंग पावर प्रिवेंट्स मिसयूज ऑफ अथॉरिटी एंड स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेसी। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जब सत्ता बंटी होती है तो कोई भी अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल आसानी से नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि दूसरे अंग या स्तर उस पर नजर रखते हैं। इससे लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी मजबूत होती है। और इसके आगे एक एग्जाम पॉइंट भी लिखा है,
Exam point. Power sharing is the core idea of democracy and ensures political stability. हाँ, इस लाइन को स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से याद कर लेना चाहिए। ये सीधा 3 मार्क्स के क्वेश्चन का बेस बन सकता है। क्वेश्चन कैसे आ सकता है? क्वेश्चन आ सकता है, Why is power sharing the core idea of democracy? Explain. तब आपको यही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और फेयरनेस वाले पॉइंट्स डिटेल में लिखने होंगे। समझ गई। तो चलिए अब इसी बात को और गहराई से समझते हैं। जी, अगले हिस्से में अब है इंट्रोडक्शन टू पावर शेयरिंग। इसका पहला पॉइंट डेमोक्रेसी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, और उसके नीचे लिखा है डेमोक्रेसी मीन्स शेयरिंग पावर। हाँ, ये वही बात है जो हम कर रहे थे। लोकतंत्र का मतलब ही है सत्ता को साझा करना। राजा महाराजाओं के शासन में पावर एक व्यक्ति के पास होती थी, लेकिन लोकतंत्र में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, अगला पॉइंट है पीपल पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। तो अब सवाल उठता है कि लोग डिसीजन मेकिंग में हिस्सा कैसे लेते हैं? अपने वोट्स के जरिए, है ना? बिल्कुल। हम अपने प्रतिनिधि यानी रिप्रेजेंटेटिव्स चुनकर संसद या विधानसभा में भेजते हैं, जो हमारी तरफ से फैसले लेते हैं। ये भी पावर शेयरिंग का ही एक रूप है, आम आदमी के हाथ में पावर। अच्छा, अब दूसरा बड़ा पॉइंट है व्हाई पावर शुड नॉट रेस्ट विद वन ऑर्गन। इसके नीचे लिखा है प्रिवेंट्स मिसयूज ऑफ पावर। हाँ, ये सत्ता के दुरुपयोग को रोकता है। इसको एक एग्जाम्पल से सोचिए। अगर सारी पावर सिर्फ प्रधानमंत्री को दे दी जाए तो क्या हो सकता है? हो सकता है कि वो ऐसे फैसले ले लें जो सबके हित में ना हो। एग्जैक्टली। इसलिए पावर को बांटा जाता है। अगला पॉइंट भी इसी से जुड़ा है, अवॉइड्स डिक्टेटरशिप, यानी तानाशाही से बचाता है। जी, जब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी एक दूसरे के काम पर नजर रखते हैं तो कोई भी तानाशाह नहीं बन सकता। इस सिस्टम को क्या कहते हैं? अभी हमने डिस्कस किया था, सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। एक्सीलेंट। ये टर्म एग्जाम में लिखने से आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, आप तीसरा पॉइंट लिंक विथ प्रीवियस चैप्टर्स, इसमें लिखा है डेमोक्रेसी वर्क्स थ्रू इलेक्शंस, इंस्टीट्यूशंस, राइट्स। हाँ, आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कि लोकतंत्र इन 3 चीजों से चलता है, चुनाव यानी इलेक्शंस, संस्थाएं यानी इंस्टीट्यूशंस और अधिकार यानी राइट्स। तो ये पावर शेयरिंग से कैसे जुड़े हैं? ये तीनों ही पावर शेयरिंग के एग्जाम्पल्स हैं। इलेक्शंस लोगों को पावर देते हैं अपनी सरकार चुनने की। इंस्टीट्यूशंस जैसे इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट पावर को बांटती हैं और आज़ाद रूप से काम करती हैं। और राइट्स जो हमें मिले हैं वो नागरिकों को सरकार की शक्ति के खिलाफ सुरक्षा देते हैं। वाओ, ये तो सब आपस में कनेक्टेड है। बिल्कुल। और चौथा पॉइंट वही बात दोहराता है, पावर शेयरिंग इज इक्वल्स टू कोर आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, जिसके नीचे लिखा है पावर शेयरिंग इंश्योर्स फेयरनेस, इक्वालिटी एंड स्टेबिलिटी। मतलब सत्ता का बंटवारा निष्पक्षता, समानता और स्थिरता लाता है। जी, और इसका एग्जाम पॉइंट भी बहुत पावरफुल है। एग्जाम पॉइंट, पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र की आत्मा। हाँ, ये स्टेटमेंट देकर बोर्ड एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। जस्टिफाई द स्टेटमेंट, पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसके जवाब में क्या लिखना होगा? इसके जवाब में आपको बताना होगा कि पावर शेयरिंग के बिना लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि यही भागीदारी, समानता और जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी को सुनिश्चित करता है। बहुत अच्छे से समझ आ गया। अब इन कॉन्सेप्ट्स को असली दुनिया के एग्जाम्पल से समझते हैं। जी, इसके लिए हमारे पास 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडीज हैं। पहली है बेल्जियम की। तो अगला सेक्शन है केस स्टडी 1, बेल्जियम। पहला पॉइंट बेल्जियम, लोकेशन एंड बैकग्राउंड, और इसमें लिखा है स्मॉल कंट्री इन यूरोप। हाँ, बेल्जियम यूरोप का एक बहुत छोटा सा देश है। इतना छोटा, जैसा अगले पॉइंट में लिखा है, सिमिलर इन साइज टू हरियाणा। हमारे हरियाणा राज्य के बराबर। जी, और आबादी, पॉपुलेशन अबाउट 1 करोड़, यानी हरियाणा की आबादी से भी लगभग आधी। इतना छोटा देश, तो यहाँ ऐसी क्या खास बात थी? यहाँ की सामाजिक बनावट यानी एथनिक कॉम्पोजिशन बहुत जटिल थी, बहुत कॉम्प्लेक्स। अच्छा। अब आते हैं कम्युनिटीज इन बेल्जियम पर। पहला है फ्लेमिश, डच स्पीकिंग मेजॉरिटी। हाँ, देश की कुल आबादी में लगभग 59% लोग फ्लेमिश इलाके में रहते थे और डच भाषा बोलते थे, तो ये देश में मेजॉरिटी में थे। ठीक है, 59% डच स्पीकर्स। फिर है वॉलोन्स, फ्रेंच स्पीकिंग। जी, लगभग 40% लोग वॉलोनिया क्षेत्र में रहते थे और फ्रेंच बोलते थे, तो देश के हिसाब से ये माइनॉरिटी में थे। ओके, और एक तीसरा ग्रुप भी था, जर्मन स्पीकिंग माइनॉरिटी। हाँ, बचे हुए 1% लोग जर्मन भाषा बोलते थे। ये बहुत ही छोटी माइनॉरिटी थी।
तो इसमें ऐसी क्या प्रॉब्लम थी? एक 59% की मेजॉरिटी है, एक 40% की माइनॉरिटी। प्रॉब्लम थी, जैसा आपने शुरू में कहा था, ट्विस्ट में। और वो ट्विस्ट था ब्रसल्स अ स्पेशल केस। ब्रसल्स, जो कि बेल्जियम की राजधानी है, वहां पर स्थिति बिल्कुल उल्टी थी। उल्टी कैसे? पूरे देश में डच बोलने वाले मेजॉरिटी में हैं, है ना? लेकिन राजधानी ब्रसल्स में 80% लोग फ्रेंच बोलते थे और सिर्फ 20% लोग डच। ओ, मतलब देश में जो मेजॉरिटी थी वो कैपिटल में आके अचानक से माइनॉरिटी बन गई। एग्जैक्टली। और इसका अगला पॉइंट देखिए, सराउंडेड बाय डच स्पीकिंग रीजन। ये शहर उस इलाके से घिरा हुआ था जहां डच भाषा बोली जाती थी। यही इस कहानी का सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन था। इससे टेंशन कैसे पैदा हुई? सेक्शन है प्रॉब्लम ऑफ मेजॉरिटी माइनॉरिटी टेंशन। हाँ, 1950s और 1960s के दशक में इन दोनों समुदायों यानी डच और फ्रेंच के बीच तनाव बढ़ने लगा। इसके क्या कारण थे? इसके दो मुख्य कारण थे। एक था इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। जो फ्रेंच बोलने वाले लोग थे, जो संख्या में कम थे, वो आमतौर पर ज्यादा अमीर और शक्तिशाली थे। अच्छा, माइनॉरिटी आर्थिक रूप से ज्यादा मजबूत थी। जी, उन्हें शिक्षा और आर्थिक विकास का फायदा डच बोलने वालों से बहुत पहले मिला। इस वजह से डच समुदाय में नाराजगी थी। उनको लगता था हम संख्या में ज्यादा हैं, फिर भी पीछे हैं। और दूसरा कारण लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट था, जाहिर है। हाँ, भाषा को लेकर भी टकराव था। ये एक ऐसी सिचुएशन थी जो आसानी से आगे चलकर देश के बंटवारे या सिविल वॉर का कारण बन सकती थी। तो इसका एग्जाम पॉइंट क्या कहता है? एग्जाम पॉइंट, Belgium faced tensions due to unequal sharing of power among communities. बिल्कुल, इस पर सीधा 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। What was the ethnic composition of Belgium and why did it lead to tensions? और इसके आंसर में स्टूडेंट्स को डच और फ्रेंच का परसेंटेज बताना होगा। फिर ब्रसल्स की यूनिक सिचुएशन को एक्सप्लेन करना होगा, जहां 80% फ्रेंच थे। और आखिर में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी वाला पॉइंट लिखना होगा कि फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज ज्यादा रिच और पावरफुल थी। सही है। तो बेल्जियम के नेताओं ने इस तनाव को कैसे सुलझाया? उन्होंने क्या रास्ता अपनाया? उन्होंने जो रास्ता अपनाया वही इस चैप्टर का हीरो है। उसे ही बेल्जियम मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग कहते हैं। तो अगला सेक्शन यही है। इसमें पहला पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस 1970 टू 1993 और आगे लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड। जी, ये बहुत जरूरी है। बेल्जियम के नेताओं ने 1970 से 1993 के बीच यानी 23 साल में अपने संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार बदलाव किए। 4 बार? ये तो काफी बड़ी बात है। हाँ, और ये बदलाव इसलिए किए गए ताकि देश में कोई लड़ाई या बंटवारा ना हो। उनका मकसद था, जैसा अगले पॉइंट में है, पीसफुल पावर शेयरिंग। ऐसा पावर शेयरिंग का मॉडल बनाना जिसमें हर किसी को लगे कि ये देश उसका भी है। बिल्कुल। अब देखते हैं इस मॉडल के मुख्य बिंदु क्या थे। पहला, इक्वल रिप्रेजेंटेशन एट द सेंटर, जिसके नीचे है इक्वल डच एंड फ्रेंच मिनिस्टर्स। इसका मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच भाषा बोलने वाले मंत्रियों की संख्या बराबर होगी। जी, भले ही देश में डच स्पीकिंग लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा थी, उन्होंने इस बात को माना। और इसका फायदा क्या हुआ? अगला पॉइंट, वन ग्रुप कैन नॉट डोमिनेट। मतलब कोई भी एक समुदाय अकेले फैसले नहीं ले सकता था। करेक्ट। दूसरा पॉइंट, स्पेशल मेजॉरिटी लॉज। आगे लिखा है इंपॉर्टेंट लॉज नीड सपोर्ट ऑफ बोथ कम्युनिटीज। अच्छा, यानी कुछ खास कानून तभी बन सकते थे जब दोनों भाषाई समूहों के ज्यादातर सांसद उसके पक्ष में वोट करें। हाँ, मतलब किसी एक कम्युनिटी की मर्जी से दूसरी कम्युनिटी पर कोई कानून थोपा नहीं जा सकता था। बहुत समझदारी वाला कदम था ये। तीसरा पॉइंट, स्टेट गवर्नेंस विद रियल पावर्स। आगे, स्टेट्स नॉट कंट्रोल्ड बाय सेंटर। तो केंद्र सरकार ने अपनी कई शक्तियां देश के दोनों इलाकों की राज्य सरकारों को दे दी। हाँ, और राज्य सरकारें अब केंद्र के अधीन नहीं थी, मतलब उनके अंडर काम नहीं करती थी। वो अपने फैसले लेने के लिए आजाद थी। ठीक है। चौथा पॉइंट तो ब्रुसेल से जुड़ा है, सेपरेट ब्रसल्स गवर्नमेंट, और आगे लिखा है ओन गवर्नमेंट, इक्वल रिप्रेजेंटेशन। जी, ब्रुसेल्स में एक अलग सरकार बनाई गई और उसमें भी दोनों समुदायों को बराबर का प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंटेशन दिया गया। पर वहां तो 80% फ्रेंच थे, उन्होंने ये कैसे मान लिया? फ्रेंच स्पीकिंग लोगों ने ब्रसल्स में इक्वल रिप्रेजेंटेशन इसीलिए माना क्योंकि डच स्पीकिंग लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन माना था। अच्छा, एक दूसरे की बात मानी। जी, और अब आते हैं सबसे अनोखे आइडिया पर। 5वां पॉइंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट, ये क्या था? ये एक तीसरी तरह की सरकार थी। इस सरकार को डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले लोग चुनते थे, चाहे वो देश में कहीं भी रहते हों।
तो इसका काम क्या था? इस सरकार का काम था संस्कृति यानी कल्चर, भाषा यानी लैंग्वेज और शिक्षा यानी एजुकेशन से जुड़े मसलों पर फैसले लेना। ये मॉडल इतना सफल क्यों हुआ? अगला पॉइंट है व्हाई दिस मॉडल सक्सीडेड। इसके 3 पार्ट्स हैं: रिड्यूस्ड कॉन्फ्लिक्ट, प्रोटेक्टेड माइनॉरिटीज, स्ट्रेंथेन्ड डेमोक्रेसी। हाँ। इस मॉडल की वजह से देश में समुदायों के बीच जो टकराव हो सकता था वो टल गया। इसने अल्पसंख्यकों यानी माइनॉरिटीज के हितों की रक्षा की और आखिर में इसने लोकतंत्र को मजबूत किया। इसका मतलब एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट देखते हैं। एग्जाम पॉइंट: Belgium's power sharing model avoided conflict by giving equal respect to all communities. ये तो सीधा 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द मेन एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियन मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग। और इसके जवाब में स्टूडेंट्स को ये 5 पॉइंट्स लिखने होंगे। जी। इक्वल मिनिस्टर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्पेशल मेजॉरिटी लॉज, पावर्स टू स्टेट गवर्नमेंट, सेपरेट ब्रसल्स गवर्नमेंट विद इक्वल रिप्रेजेंटेशन और सबसे इंपॉर्टेंट कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये 5 पॉइंट्स लिखने पर पूरे 5 मार्क्स मिलेंगे। बहुत ही शानदार मॉडल था। लेकिन क्या हर देश इतनी समझदारी दिखा पाता है? अब देखते हैं एक और देश की कहानी। हाँ, अब हम अपने पड़ोसी देश श्रीलंका की केस स्टडी देखेंगे और देखेंगे कि उन्होंने इस समस्या का सामना कैसे किया। ठीक है। अगला सेक्शन केस स्टडी 2 श्रीलंका। पहला पॉइंट श्रीलंका, लोकेशन एंड सोशल कॉम्पोजिशन। आगे लिखा है आइलैंड नेशन, साउथ एशिया। जी, श्रीलंका दक्षिण एशिया में एक द्वीपीय देश है, यानी एक आइलैंड नेशन। यहाँ के मुख्य समुदाय कौन से थे? यहाँ सबसे बड़ा सामाजिक समूह था सिंघौला समुदाय का, जो कुल आबादी का लगभग 74% है। 74%? ये तो बहुत बड़ी मेजॉरिटी है। हाँ। और दूसरा प्रमुख समूह था तमिलों का, जो लगभग 18% थे। और यहाँ रिलीजियस डाइवर्सिटी भी थी। जी, यहाँ भी अलग अलग धर्म के लोग रहते थे। ज्यादातर सिंघाला लोग बौद्ध यानी बुद्धिस्ट थे, जबकि तमिल लोग हिंदू या मुसलमान थे। और क्रिश्चियन लोग भी थे, जो सिंघाला और तमिल दोनों थे। तो यहाँ पर आगे क्या हुआ? अगला पॉइंट तो थोड़ा चिंताजनक लग रहा है। मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। जी। इसके नीचे है मेजॉरिटी रूल, माइनॉरिटी इग्नोर्ड। यही श्रीलंका की कहानी का सबसे दुखद पहलू है। श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ और वहाँ की सिन्हाला समुदाय की सरकार ने बहुसंख्यकवाद यानी मेजॉरिटेरियनिज्म का रास्ता अपनाया। मेजॉरिटेरियनिज्म का आसान भाषा में क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि बहुसंख्यक समुदाय यानी सिन्हाला कम्युनिटी देश पर अपने तरीके से शासन करेगा और अल्पसंख्यकों यानी माइनॉरिटीज की इच्छाओं और जरूरतों को नजरअंदाज कर देगा, उनकी परवाह नहीं करेगा। ये तो पावर शेयरिंग के बिल्कुल उल्टा हुआ। एकदम उल्टा। अब देखते हैं उन्होंने क्या की पॉलिसीज अपनाई। पहला, सिन्हाला ओनली एक्ट 1956, सिन्हाला एज ऑफिशियल लैंग्वेज। ओह, मतलब 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल भाषा को दरकिनार करके सिन्हाला को देश की एकमात्र राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। ये तो सीधा सीधा भेदभाव हुआ। हाँ, और ये तो बस शुरुआत थी। अगला पॉइंट, प्रेफरेंशियल पॉलिसीज, जॉब्स इन एजुकेशन फेवर्ड सिन्हाला। मतलब सरकार ने विश्वविद्यालयों यानी यूनिवर्सिटीज और सरकारी नौकरियों में सिन्हाला लोगों को प्राथमिकता यानी प्रेफरेंस देने की नीतियां बनाई। जी, तमिल लोगों के लिए मौके कम कर दिए गए। और तीसरा पॉइंट, बुद्धिज्म गिवन स्पेशल स्टेटस। नए संविधान में ये भी लिख दिया गया कि सरकार बौद्ध धर्म को संरक्षण और बढ़ावा देगी। जी, इन सरकारी फैसलों ने तमिल लोगों के मन में बेगानेपन यानी एलियनेशन की भावना भर दी। उन्हें लगा कि ये देश उनका है ही नहीं। तो इसका परिणाम क्या हुआ? अगला सेक्शन है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मेजॉरिटेरियन पॉलिसीज। यहां पर एक पूरा सीक्वेंस लिया गया है: तमिल एक्सक्लूजन, प्रोटेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट, सिविल वॉर। इसका मतलब पहले तमिलों को लगा कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, एक्सक्लूजन। फिर उन्होंने अपनी भाषा और बराबरी के अधिकारों के लिए संघर्ष शुरू किया, प्रोटेस्ट। जब उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो ये संघर्ष टकराव में बदल गया, कॉन्फ्लिक्ट। और जल्द ही इसने एक भयानक गृहयुद्ध यानी सिविल वॉर का रूप ले लिया। और इस सिविल वॉर के इम्पैक्ट्स क्या हुए? बहुत भयानक। ह्यूमन लॉस, सोशल डैमेज, इकोनॉमिक लॉस, लॉन्ग ईयर्स ऑफ सिविल वॉर। इस गृहयुद्ध में हजारों लोग मारे गए, देश का सामाजिक ताना बाना टूट गया और अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी को भारी नुकसान हुआ। तो बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी में जमीन आसमान का फर्क है। जी, आखिरी कंपैरेटिव पॉइंट यही कहता है, मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका लेड टू कॉन्फ्लिक्ट इंस्टेड ऑफ यूनिटी। मतलब जहां बेल्जियम ने सबको साथ लेकर यानी अकोमोडेशन
देश को टूटने से बचाया, वहीं श्रीलंका ने बहुसंख्यकवाद यानी मेजॉरिटेरियनिज्म अपनाकर देश को सिविल वॉर की आग में झोंक दिया। बिल्कुल। अब आखिर में इन दोनों देशों की कहानियों से हमें क्या सीख मिलती है उसकी तुलना करते हैं। फाइनल सेक्शन है बेल्जियम वर्सेस श्रीलंका। जी, ये पूरे चैप्टर का एक तरह से निचोड़ है, समरी है। इसमें पहले है बेल्जियम अकोमोडेशन। इसके पॉइंट्स हैं पावर शेयरिंग, इक्वल रिप्रेजेंटेशन, माइनॉरिटी प्रोटेक्टेड। हाँ, बेल्जियम ने सत्ता के बंटवारे का रास्ता चुना, सबको बराबर का प्रतिनिधित्व दिया और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की। इस मॉडल को हम कहते हैं अकोमोडेशन मॉडल, यानी सबको साथ लेकर चलने का मॉडल। और इसका परिणाम हुआ यूनिटी यानी एकता। जी। अब दूसरी तरफ है श्रीलंका डोमिनेशन। इसके पॉइंट्स हैं मेजॉरिटेरियनिज्म, माइनॉरिटी इग्नोर्ड, पावर कंसंट्रेशन। तो इन्होंने बहुसंख्यकवाद का रास्ता चुना, अल्पसंख्यकों को नजरअंदाज किया और सत्ता को एक ही समूह के हाथ में केंद्रित यानी कॉन्सेंट्रेट कर दिया। हाँ, इस मॉडल को कहते हैं डोमिनेशन मॉडल, यानी दबदबा कायम करने का मॉडल। और इसका परिणाम क्या हुआ? कॉन्फ्लिक्ट यानी टकराव। बिल्कुल। अब अगले पॉइंट, लेसन्स फ्रॉम बोथ कंट्रीज से हमें इस चैप्टर की सीख मिलती है। पहला पॉइंट, पावर शेयरिंग स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेसी। पहली सीख ये है कि सत्ता का बंटवारा लोकतंत्र को मजबूत करता है। दूसरा, रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी। दूसरी सीख है कि एक देश को अपनी विविधता यानी डाइवर्सिटी का सम्मान करना चाहिए। और तीसरा, प्रिवेंट्स कॉन्फ्लिक्ट। तीसरा कि पावर शेयरिंग देश में होने वाले टकरावों को रोकता है। जी। और इसका आखिरी पॉइंट, इम्पैक्ट ऑन नेशनल यूनिटी, इस पूरे अध्याय का सार है। अकोमोडेशन लीड्स टू यूनिटी, डोमिनेशन लीड्स टू डिवीजन। सबको साथ लेकर चलना देश में एकता लाता है और किसी एक समूह का दबदबा देश में बंटवारा पैदा करता है। करेक्ट। और यही बोर्ड एग्जाम के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट टेकअवे है। एक बहुत कॉमन 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कंपेयर द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स इन बेल्जियम एंड श्रीलंका। तो इसके आंसर में स्टूडेंट्स को क्या करना होगा? उन्हें दोनों मॉडल्स की तुलना करनी होगी। एक तरफ बेल्जियम का अकोमोडेशन मॉडल, जिसके सारे पॉजिटिव पॉइंट्स बताने होंगे। दूसरी तरफ श्रीलंका का मेजॉरिटेरियनिज्म या डोमिनेशन मॉडल, जिसके सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस बताने होंगे। और आखिर में कंक्लूड करना होगा कि कैसे एक मॉडल सफल हुआ और दूसरा असफल। बहुत अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। Why power sharing is desirable? हाँ, इसका मतलब है कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, या कह सकते हैं कि क्यों वांछनीय है। हम क्यों चाहते हैं कि पावर को शेयर किया जाए। इसके पीछे की सोच क्या है? इसके पीछे मोटे तौर पर 2 मुख्य कारण हैं, जिन्हें हम एक-एक करके समझेंगे। ठीक है। तो पहला सेट ऑफ रीजंस है प्रूडेंशियल रीजंस, प्रैक्टिकल रीजंस। प्रूडेंशियल रीजंस, इसका मतलब क्या हुआ? प्रूडेंशियल रीजंस का मतलब होता है युक्तिपरक कारण, या कह लीजिए समझदारी भरे कारण। अच्छा, मतलब प्रैक्टिकल। हाँ, एकदम प्रैक्टिकल। ये वो कारण है जो लाभ हानि का हिसाब लगाकर लिए जाते हैं। मतलब हम पावर शेयरिंग इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसा करना समझदारी है और इससे देश को सीधे सीधे फायदे होते हैं। तो ये किसी ऊंचे आदर्श या नैतिकता की बात नहीं है, ये बस एक स्मार्ट मूव। बिल्कुल। ये कारण भावनाओं या सिद्धांतों पर नहीं बल्कि प्रैक्टिकल नतीजों पर आधारित है। हम ये सोचते हैं कि अगर हम पावर शेयर नहीं करेंगे तो क्या नुकसान होगा, और अगर करेंगे तो क्या फायदा होगा। यही प्रूडेंशियल रीजन है। ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा प्रैक्टिकल फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा, जो पहला पॉइंट भी है, ये है कि पावर शेयरिंग रिड्यूसेस सोशल कॉन्फ्लिक्ट। रिड्यूसेस सोशल कॉन्फ्लिक्ट मतलब ये सामाजिक टकराव को कम करता है। हाँ, देखिए किसी भी समाज में अलग अलग भाषा, धर्म, जाति के समूह रहते हैं। भारत में तो ये विविधता बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। अब सोचिए, अगर सत्ता सिर्फ एक समूह के हाथ में होगी तो दूसरे समूहों को क्या लगेगा? उन्हें लगेगा कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही। एग्जैक्टली। और इसी से देश में लड़ाई झगड़े, तनाव यानी सोशल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है। पावर शेयरिंग से सभी समूहों को लगता है कि सरकार में उनकी भी हिस्सेदारी है, उनका भी कोई सुनने वाला है। इससे टकराव की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसका कोई उदाहरण है हमारे देश में? भारत में जो विभिन्न समुदायों को आरक्षण, रिजर्वेशन दिया गया है, वो पावर शेयरिंग का ही एक रूप है, ताकि जो समूह ऐतिहासिक रूप से पीछे रह गए हैं उन्हें भी सत्ता में हिस्सेदारी मिले और सामाजिक टकराव कम हो। समझ गया। और एग्जाम के लिए पॉइंट कितना जरूरी है? बहुत जरूरी। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में ये पॉइंट लिखना ही लिखना है। ये पावर शेयरिंग का सबसे बड़ा प्रैक्टिकल फायदा है। ठीक है। और दूसरा प्रैक्टिकल कारण?
दूसरा कारण पहले से ही जुड़ा हुआ है। पावर शेयरिंग इंश्योर्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यानी ये राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करता है। जी, जब देश में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, सामाजिक टकराव नहीं होगा, तो सरकार स्थिर रहेगी और अपना काम ठीक से कर पाएगी। बिल्कुल। अगर पावर शेयरिंग नहीं होगा तो क्या होगा? हिंसा होगी, विरोध प्रदर्शन होंगे, सरकार पर दबाव बनेगा, हो सकता है सरकार गिर भी जाए। देश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। हाँ, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है श्रीलंका। हाँ, वहां पावर शेयरिंग ना होने की वजह से सालों तक गृह युद्ध, सिविल वॉर चला, जिससे वहां राजनीतिक अस्थिरता बनी रही। और इसके ठीक उलट बेल्जियम ने पावर शेयरिंग करके राजनीतिक स्थिरता हासिल की। ये बेल्जियम और श्रीलंका की केस स्टडी तो बहुत ही अहम है इस चैप्टर में। सबसे अहम है, आगे हम उस पर भी आएंगे। ठीक है, तो सोशल कॉन्फ्लिक्ट कम हुआ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई, और कोई फायदा? एक और पॉइंट है, प्रिवेंट्स वायलेंस। ये हिंसा को रोकता है। हाँ, ये भी सीधी सी बात है। जब लोगों को लगता है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही, उनके साथ अन्याय हो रहा है, तो वो शायद हिंसा का रास्ता अपना सकते हैं। बिल्कुल। पावर शेयरिंग लोगों को अपनी बात शांति से सिस्टम के अंदर रखने का मौका देता है, अपनी आवाज उठाने का एक जरिया देता है। इससे हिंसा की नौबत ही नहीं आती। तो एक तरह से ये एक सेफ्टी वाल्व की तरह काम करता है। बहुत अच्छा कहा आपने, एक सेफ्टी वाल्व। तो अगर हम इन प्रूडेंशियल रीजंस को एक फ्लो चार्ट में देखें तो वो कुछ ऐसा होगा। पावर शेयरिंग से आती है स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी से आती है पीस। पावर शेयरिंग, स्टेबिलिटी, पीस। हाँ, पावर शेयरिंग यानी सत्ता की साझेदारी होगी तो देश में स्टेबिलिटी यानी स्थिरता आएगी, और जब देश में स्थिरता होगी तो वहां पीस यानी शांति बनी रहेगी। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये फ्लो चार्ट एग्जाम में बनाने से काफी मदद मिल सकती है। जरूर। 5 मार्क्स के आंसर में आप इसे बनाकर अपने जवाब को और भी इफेक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुए समझदारी भरे प्रैक्टिकल कारण, लेकिन क्या सत्ता बांटने के पीछे कोई नैतिक वजह भी है? बिल्कुल है, और वही हमारा दूसरा टॉपिक है, मॉरल रीजंस, डेमोक्रेटिक वैल्यूज। मॉरल रीजंस यानी नैतिक कारण। हाँ, ये कारण डेमोक्रेटिक वैल्यूज यानी लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। हम पावर शेयरिंग सिर्फ इसलिए नहीं करते कि इससे फायदा है, बल्कि इसलिए भी करते हैं क्योंकि ये सही है। ये लोकतंत्र की आत्मा है। ये फायदे नुकसान से ऊपर की बात है। जी, ये इस सिद्धांत पर आधारित है कि लोकतंत्र में पावर शेयरिंग होना ही चाहिए। ये उसका एक अभिन्न अंग है। तो इसमें पहला नैतिक कारण क्या है? पहला और सबसे जरूरी कारण है कि पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ये लोकतंत्र की आत्मा है। हाँ, और ये 1 मार्क के क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है, व्हाट इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी? और जवाब होगा पावर शेयरिंग। बिल्कुल। देखिए, लोकतंत्र का मतलब ही क्या है? लोगों का शासन। लोगों का शासन, और लोगों का शासन असल में तभी होगा जब सत्ता को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ बांटा जाए। अगर सारी शक्ति एक व्यक्ति या एक समूह के पास हो तो वो लोकतंत्र नहीं, वो तानाशाही कहलाएगा। सही बात है। इसलिए पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में नागरिकों को ये अधिकार है कि वो सरकार के फैसलों में भाग लें कि उन्हें कैसे गवर्न किया जाए। पावर शेयरिंग ये सुनिश्चित करता है कि लोग चुनावों के जरिए, विरोध प्रदर्शन के जरिए या अपनी राय देकर शासन की प्रक्रिया में हिस्सा ले सकें। ये उनका हक है। जी, ये उनका नैतिक अधिकार है। और तीसरा मॉरल रीजन, इससे एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट बनती है। लेजिटिमेट गवर्नमेंट यानी एक वैध सरकार। हाँ, लेजिटिमेट गवर्नमेंट वो होती है जिसे जनता का समर्थन प्राप्त हो, जिसे जनता अपनी सरकार माने। और ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब सरकार में सभी समूहों की भागीदारी होती है। जब लोगों को लगता है कि ये सरकार हमारी भी है, इसमें हमारे लोग भी हैं, तो वो उस सरकार को अपना मानते हैं और उसके कानूनों का पालन भी करते हैं। ऐसी सरकार ही वैध कहलाती है। तो पावर शेयरिंग सरकार को वैधता प्रदान करती है। एकदम सही। तो अगर हम पूरे टॉपिक को एक लाइन में समेटें तो वो होगा हमारा एग्जाम पॉइंट। अच्छा, वो क्या है? पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल बिकॉज इट रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट एंड स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेसी। ये तो पूरे टॉपिक का निचोड़ हो गया। हाँ, इसे ध्यान से समझिए। पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है? 2 मुख्य बातें याद रखनी है। पहला, ये टकराव, कॉन्फ्लिक्ट को कम करता है। ये हो गया प्रूडेंशियल रीजन। और दूसरा, ये लोकतंत्र, डेमोक्रेसी को मजबूत करता है।
ये हो गया मॉरल रीजन। बिल्कुल। 5 मार्क्स के क्वेश्चन के कंक्लूजन में आप ये लाइन जरूर लिखें, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। बहुत बढ़िया। तो हमने ये समझ लिया कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। अब सवाल ये उठता है कि ये की कैसी जाती है, इसके तरीके क्या हैं? बिल्कुल सही सवाल। और यही हमारा अगला टॉपिक है, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, यानी सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप। ठीक है, तो इसका पहला रूप क्या है? पहला रूप है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन यानी सत्ता का क्षैतिज वितरण। हाँ, क्षैतिज। हॉरिजॉन्टल का मतलब है एक ही लेवल पर। इसमें सरकार के अलग अलग अंगों, ऑर्गन्स के बीच पावर को बांटा जाता है। सरकार के अंग जैसे? सरकार के 3 मुख्य अंग हैं, लेजिस्लेचर यानी विधायिका, एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, और जुडिशरी यानी न्यायपालिका। अच्छा, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। हाँ, इन तीनों को एक ही स्तर पर रखा जाता है और इनके बीच पावर को बांट दिया जाता है। कोई किसी से ऊपर या नीचे नहीं है। भारत में इसका क्या उदाहरण है? भारत में लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना, जैसे हमारी संसद। एग्जीक्यूटिव का काम है उन कानूनों को लागू करना, जैसे प्रधानमंत्री और उनके मंत्री। और जुडिशरी का काम है न्याय करना और कानूनों की व्याख्या करना, जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स। ठीक है। इस सिस्टम की सबसे खास बात है, ईच ऑर्गन चेक्स द अदर, चेक्स एंड बैलेंसेस। चेक्स एंड बैलेंसेस, ये बहुत सुना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सरकार का कोई भी एक अंग असीमित शक्ति, अनलिमिटेड पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। हर अंग दूसरे अंग पर नजर रखता है और उसे कंट्रोल करता है। एक संतुलन बना रहता है। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। कोई उदाहरण देकर समझाएंगी? जरूर। जैसे जुडिशरी यानी अदालत एग्जीक्यूटिव के फैसलों या लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा कर सकती है। वो रिव्यू कर सकती है। हाँ, और अगर वो कानून संविधान के खिलाफ है तो उन्हें रद्द भी कर सकती है। अच्छा। इसी तरह एग्जीक्यूटिव यानी सरकार जजेस की नियुक्ति तो करती है, लेकिन वो उन्हें आसानी से हटा नहीं सकती। ये एक संतुलन, एक बैलेंस बनाता है। मतलब कोई भी अपनी मनमानी नहीं कर सकता? बिल्कुल नहीं। और बोर्ड एग्जाम में सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस पर 3 मार्क्स का सीधा सवाल आता है। ये तो बहुत ही जरूरी पॉइंट है। जी। ठीक है, तो ये हुआ हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। हाँ, ऊर्ध्वाधर। वर्टिकल का मतलब है ऊपर से नीचे, अलग अलग लेवल्स पर। इसमें सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच पावर को बांटा जाता है। सरकार के अलग अलग स्तर? हाँ, जैसे एक सरकार पूरे देश के लिए होती है, जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। फिर राज्यों के लिए अलग सरकारें होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स। और फिर उनसे भी नीचे स्थानीय स्तर पर सरकारें होती हैं, लोकल गवर्नमेंट, जैसे शहरों में म्युनिसिपैलिटीज और गांव में पंचायत। एकदम सही। भारत इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। हमारे यहाँ केंद्र में सेंट्रल गवर्नमेंट है, हर राज्य में स्टेट गवर्नमेंट है और फिर स्थानीय सरकारें भी हैं। तो पावर ऊपर से नीचे तक बटी हुई है। जी। और सत्ता के इसी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को ऑल्सो कॉल्ड फेडरलिज्म भी कहते हैं। अच्छा, इसे संघवाद भी कहते हैं। हाँ, संघवाद। ये आपका अगला चैप्टर भी है। फेडरलिज्म में संविधान द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा एकदम स्पष्ट रूप से कर दिया जाता है। समझ गया। तो हॉरिजॉन्टल हो गया, वर्टिकल हो गया। तीसरा तरीका? तीसरा तरीका है पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप्स। विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा। जी। कभी कभी पावर को अलग अलग सामाजिक, धार्मिक या भाषाई समूहों के बीच भी बांटा जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि किसी भी समूह को, खासकर अल्पसंख्यक समूहों को, ये ना लगे कि उन्हें सरकार में या देश में कोई पूछ ही नहीं रहा, उन्हें जगह नहीं मिल रही है। इसका कोई उदाहरण? बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। वहाँ डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले लोगों ने अपनी अपनी सामुदायिक सरकारें बनाई हैं। और वो क्या करती हैं? वो अपनी कम्युनिटी के लिए संस्कृति, शिक्षा और भाषा से जुड़े फैसले लेती हैं। बहुत दिलचस्प है। और भारत में? भारत में SC, ST और OBC के लिए विधानसभाओं और सरकारी नौकरियों में जो रिजर्वेशन, आरक्षण है, वो भी इसी का एक रूप है। अच्छा, तो आरक्षण भी एक तरह का पावर शेयरिंग है। बिल्कुल। ये सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी है। ठीक है। और चौथा और आखिरी तरीका? चौथा तरीका है पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज। राजनीतिक दलों के बीच सत्ता का बंटवारा। हाँ, लोकतंत्र में पावर अलग अलग विचारधारा वाली पॉलिटिकल पार्टीज के बीच भी बंटी रहती है। कैसे?
वो सत्ता के लिए आपस में compete करती हैं, चुनाव लड़ती हैं। इससे ये सुनिश्चित होता है कि पावर किसी एक पार्टी के हाथ में बहुत लंबे समय तक न रहे। सत्ता बदलती रहती है। और अगर किसी को बहुमत ना मिले तो वो भी पावर शेयरिंग का एक सीधा उदाहरण है। जब चुनाव में किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता तो 2 या 2 से ज्यादा पार्टियां मिलकर कोएलिशन गवर्नमेंट यानी गठबंधन सरकार बनाती हैं। और पावर आपस में शेयर करती हैं। बिल्कुल। भारत में केंद्र और कई राज्यों में गठबंधन सरकारें बन चुकी हैं। इसके अलावा जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, दबाव समूह, जैसे व्यापारियों के संगठन या किसानों के संगठन, हाँ, या मजदूरों के संगठन, ये भी सरकार के फैसलों को प्रभावित करके एक तरह से सत्ता में हिस्सेदारी करते हैं। तो अगर हम इन चारों तरीकों को एक साथ देखें तो ये एक एग्जाम समरी बन सकती है। जरूर। और वो ये है, पावर शेयरिंग कैन बी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, सोशल और पॉलिटिकल। ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए एक तरह से रामबाण है। बिल्कुल। अगर आपसे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पर सवाल पूछा जाए तो आपको इन्हीं 4 पॉइंट्स को, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, सोशल ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टीज, उदाहरण के साथ एक्सप्लेन करना है। बहुत बढ़िया। अब मुझे लगता है कि हमें उस कहानी पर वापस लौटना चाहिए जहां से हमने शुरुआत की थी, खलील की दुविधा। हाँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी है जो पावर शेयरिंग की जटिलताओं को, उसकी मुश्किलों को समझाती है। हमारा टॉपिक है खलील्स डिलेमा, लेबनान। डिलेमा का मतलब होता है दुविधा। देखते हैं कि खलील किस दुविधा में है। तो कहानी शुरू होती है लेबनान से। लेबनान आफ्टर सिविल वॉर। लेबनान में गृह युद्ध हुआ था। हाँ, लेबनान एक छोटा सा देश है जहां अलग-अलग धर्मों के लोग रहते हैं, खासकर ईसाई और मुस्लिम। इन समूहों के बीच कई सालों तक एक भयानक गृह युद्ध, सिविल वॉर चला। और जब वो खत्म हुआ, जब गृह युद्ध खत्म हुआ तो नेताओं ने सोचा कि दोबारा ऐसी लड़ाई न हो, इसके लिए क्या किया जाए। सिविल वॉर एंडेड, फियर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अगेन, नीड फॉर पावर शेयरिंग। उन्हें फिर से टकराव का डर था, इसलिए उन्होंने पावर शेयर करने की जरूरत महसूस की। जी। और उन्होंने पावर शेयरिंग का एक बहुत ही अनोखा, एक अजीब सा तरीका निकाला। वो क्या था? उन्होंने देश के सबसे बड़े पदों को अलग अलग समुदायों के लिए फिक्स कर दिया। फिक्स्ड पोस्ट फॉर कम्युनिटीज। फिक्स कर दिया मतलब उन्होंने एक समझौता किया। प्रेसिडेंट वन कम्युनिटी, पीएम अनदर कम्युनिटी, स्पीकर अनदर कम्युनिटी। ये तो बहुत ही अजीब है। प्राइम मिनिस्टर हमेशा एक खास मुस्लिम समुदाय से होगा और पार्लियामेंट का स्पीकर भी एक खास मुस्लिम समुदाय से होगा। तो ये कम्युनिटी बेस्ड पावर शेयरिंग हुई। बिल्कुल, समुदाय आधारित सत्ता की साझेदारी। इसका मकसद था कि किसी भी बड़े समुदाय को ये न लगे कि सत्ता से उन्हें बाहर कर दिया गया है। इससे शांति तो आ गई होगी। शांति आ गई, लेकिन अब कहानी में आता है खलील, खलील्स क्वेश्चन। खलील कौन है? खलील एक नौजवान है। उसके पिता ईसाई हैं और माँ मुस्लिम। उसे किसी भी एक समुदाय से जुड़ना पसंद नहीं है और वो इस सिस्टम से खुश नहीं है। वो क्यों खुश नहीं है? वो एक सवाल पूछता है, इज दिस रियल डेमोक्रेसी? पोस्ट्स फिक्स्ड, नॉट इलेक्टेड फ्रीली। क्या ये असली लोकतंत्र है? यहाँ तो पद पहले से ही तय हैं, लोग अपनी मर्जी से किसी को भी नहीं चुन सकते, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो। हाँ, तो ये खलील की दुविधा है। हाँ, यही मूल दुविधा है। प्योर डेमोक्रेसी वर्सेस स्टेबिलिटी एंड पीस, पावर शेयरिंग। एक तरफ है शुद्ध लोकतंत्र जहां बहुमत का शासन होता है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, और दूसरी तरफ है स्थिरता और शांति, जो लेबनान को पावर शेयरिंग के इस फिक्स्ड सिस्टम से मिली है। दुविधा यह है कि अगर ये सिस्टम हटा दिया जाए तो शायद लोकतंत्र तो आ जाए, लेकिन क्या पता देश फिर से गृह युद्ध में चला जाए। यही सवाल है। और इस केस स्टडी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इसका लर्निंग आउटकम क्या है? क्या है? पावर शेयरिंग में लिमिट प्योर डेमोक्रेसी, बट इट एंश्योर्स पीस एंड स्टेबिलिटी इन डिवाइडेड सोसाइटीज। मतलब सत्ता की साझेदारी शायद शुद्ध लोकतंत्र को सीमित कर सकती है, लेकिन गहरे तौर पर बटे हुए समाजों में ये शांति और स्थिरता सुनिश्चित करती है। बिल्कुल, ये एक समझौता है, एक तरह की कड़वी दवा है जो समाज को गृह युद्ध जैसी भयानक बीमारी से बचाने के लिए दी जाती है। ये केस स्टडी 5 मार्क्स के क्वेश्चन के रूप में आ सकती है। बिल्कुल आ सकती है। आपसे खलील की दुविधा और इस लर्निंग आउटकम के बारे में पूछा जाएगा। ये तो बहुत ही गहरी बात है। इसने तो पावर शेयरिंग को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पे मजबूर कर दिया। जी, और इसी समझ को और पक्का करने के लिए अब हम इस चैप्टर में इस्तेमाल हुए कुछ जरूरी शब्दों और उनकी परिभाषाओं को समझेंगे। ठीक है, हमारा टॉपिक है की कॉन्सेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजी पावर शेयरिंग। ये आपके 1 मार्क के क्वेश्चंस और केस बेस्ड क्वेश्चंस के लिए बहुत जरूरी हैं। तो पहला शब्द है एथनिक। एथनिक, अ सोशल ग्रुप
sharing common culture, language और religion. एथनिक का मतलब है एक ऐसा सामाजिक समूह जिसके सदस्यों की संस्कृति, भाषा या धर्म एक जैसा हो। हाँ, और वो ये भी मानते हैं कि उनके पूर्वज एक ही थे। जैसे श्रीलंका में सिंघाला और तमिल, ये दो अलग-अलग एथनिक समूह हैं। ठीक है, अगला शब्द मेजॉरिटेरियनिज्म। Majoritarianism, rule by majority community, ignoring minorities. बहुसंख्यकवाद। जी, ये एक ऐसी सोच है जिसमें माना जाता है कि देश पर बहुसंख्यक समुदाय का शासन होना चाहिए और उन्हें अल्पसंख्यक समुदाय की इच्छाओं और जरूरतों की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो पावर शेयरिंग का ठीक उल्टा है। एकदम उल्टा। श्रीलंका में सिंघला सरकार ने यही नीति अपनाई थी। और उसका नतीजा था सिविल वॉर। बिल्कुल। अगला शब्द है सिविल वॉर, वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ग्रुप्स विद इन अ कंट्री। गृह युद्ध। जब किसी देश के अंदर ही अलग अलग समूहों के बीच लड़ाई इतनी बढ़ जाए कि वो युद्ध का रूप ले ले तो उसे सिविल वॉर कहते हैं। जैसे श्रीलंका में तमिलों और सिंघला सरकार के बीच हुआ। ठीक है, अगले दो शब्द तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, प्रूडेंशियल रीजंस और मॉरल रीजंस। हाँ, एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। प्रूडेंशियल रीजंस, प्रैक्टिकल रीजंस टू रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट एंड इंश्योर स्टेबिलिटी। युक्तिपरक कारण जो फायदे नुकसान को देखकर लिए जाते हैं। और मॉरल रीजंस बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड पीपल्स राइट्स। नैतिक कारण जो लोकतंत्र के सिद्धांतों और मूल्यों पर आधारित है। बिल्कुल। इसके बाद है फेडरल गवर्नमेंट, पावर शेयर्ड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। संघीय सरकार एक ऐसी व्यवस्था जिसमें शक्ति केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच बटी होती है, जैसे भारत। जी। फिर है कोलिशन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज। गठबंधन सरकार जब 2 या ज्यादा पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं। और आखिरी है कम्युनिटी गवर्नमेंट, पावर शेयर्ड विद डिफरेंट रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। सामुदायिक सरकार जिसमें शक्ति अलग अलग धार्मिक या भाषाई समूहों के बीच बांटी जाती है, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण बेल्जियम है। तो ये सारे की टर्म्स एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। हाँ, और हमारा रिवीजन टिप भी यही कहता है, की टर्म्स हेल्प आंसर केस बेस्ड एंड कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस करेक्टली। अगर आपको इन सभी टर्म्स का मतलब अच्छे से पता है तो आप केस स्टडी वाले सवालों का जवाब बहुत आसानी से और सही दे पाएंगे। चलिए अब कुछ रियल लाइफ उदाहरणों और एप्लीकेशंस को देखते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। हाँ, हमारा अगला टॉपिक है कार्टून्स, एग्जाम्पल्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ पावर शेयरिंग। तो पहला उदाहरण है जर्मनी का, जर्मनी कोalition गवर्नमेंट। हाँ, जर्मनी में अक्सर गठबंधन सरकारें बनती है, पावर शेयर्ड अमंग मेनी पार्टीज टू फॉर्म अ कोलिशन गवर्नमेंट। वहां सत्ता को कई राजनीतिक दलों के बीच बांटा जाता है। और इसके विपरीत उदाहरण है रूस का, रशिया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर। जी, पावर कॉन्सेंट्रेटेड इन वन हैंड, वीक पावर शेयरिंग। यहाँ ज्यादातर शक्ति एक ही नेता और उनकी पार्टी के हाथ में केंद्रित है। यहाँ पावर शेयरिंग बहुत कमजोर है। तो ये दोनों एकदम विपरीत मॉडल हैं। बिल्कुल। तो एक बार फिर से दोहराते हैं, वाई पावर शेयरिंग इज अप्लाइड। हम पावर शेयरिंग क्यों करते हैं? पहला, प्रिवेंट्स कॉन्फ्लिक्ट, टकराव रोकने के लिए। दूसरा, प्रोटेक्ट्स माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए। और तीसरा, स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए। बहुत अच्छे। और अगर हम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स की बात करें तो? इंडिया में फेडरल सिस्टम है, केंद्रों और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा। सही। बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट है, सामाजिक समूहों के बीच पावर शेयरिंग। और भारत में कोलिशन गवर्नमेंट्स भी बनती हैं जो राजनीतिक दलों के बीच पावर शेयरिंग दिखाती हैं। शाबाश। अब आखिर में एक बहुत जरूरी केस बेस्ड क्वेश्चन टिप। हाँ, ये जरूर बताइए। जब भी केस स्टडी का सवाल आए तो आपको 3 काम करने हैं। आइडेंटिफाई टाइप ऑफ पावर शेयरिंग, मेंशन रीजन, प्रूडेंशियल मॉरल, गिव वन एग्जाम्पल। मतलब सबसे पहले पहचाने कि यहाँ किस तरह का पावर शेयरिंग हो रहा है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है या कोई और। फिर उसका एक कारण बताएं, ये प्रूडेंशियल कारण से किया गया है या मॉरल। और अंत में एक अच्छा सा उदाहरण दें। अगर आपने इस स्ट्रक्चर में आंसर लिखा तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये तो बहुत ही काम की टिप है। तो ये था हमारा चैप्टर पावर शेयरिंग। अब आखिर में आपके लिए कुछ सोचने के लिए। अच्छा, एक सवाल है। हाँ, क्वेश्चन फॉर यू। How does power sharing strengthen democracy and what problems arise when power is concentrated in one hand? आपके लिए एक सवाल है जिस पर आप जरूर सोचिएगा। सत्ता की साझेदारी
लोकतंत्र को कैसे मजबूत करती है, और जब सत्ता किसी एक हाथ में केंद्रित हो जाती है तो क्या समस्याएं पैदा होती हैं। इस सवाल का जवाब सोचते समय इन शब्दों पर ध्यान दें। थिंक अबाउट इक्वालिटी, स्टेबिलिटी, माइनॉरिटी राइट्स, यूनिटी, पीस। इक्वालिटी यानी समानता, स्टेबिलिटी यानी स्थिरता, माइनॉरिटी राइट्स यानी अल्पसंख्यकों के अधिकार, यूनिटी यानी एकता, और पीस यानी शांति। पावर शेयरिंग इन सब चीजों को कैसे प्रभावित करता है, इस पर जरूर सोचेगा। तो चलिए साथ मिलकर लोकतंत्र को सीखते और समझते रहते हैं। लेट्स कीप लर्निंग डेमोक्रेसी टुगेदर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।